ऑल राइट, हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन। अभी आपके पास टू ऑप्शंस हैं। वन इज, अगर आपको मुझसे कुछ भी कहना है तो आप चैट में लिख सकते हो, और आपके पास एक हैंड रेस का ऑप्शन होगा। इफ यू क्लिक ऑन दैट, मेरे पास नोटिफिकेशन आएगी एंड आई विल अनम्यूट यू एंड देन वी कैन टॉक टू ईच अदर डायरेक्टली। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द ओरिएंटेशन। ओके, मैं आपको ब्रीफली कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि कोर्स में क्या क्या होने वाला है, एंड देन विल प्रोसीड विद द फर्स्ट लेक्चर विच इज गोइंग टू बी ऑन गेम थियरी। ओके, सो let me first introduce myself. My name is Ravi Tukral. Currently, I am teaching at St. Stephen's College, Delhi University. I've done my master's from Delhi School of Economics. After that, I have worked for a year at Royal Bank of Scotland and another year at American Express. ठीक है? I've been into teaching for like 8-9 years. Okay. इस कोर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ. The first thing is that it is a integrated course. Integrated means हम सिर्फ किसी सिंगल को इंस्टीट्यूट को टारगेट नहीं कर रहे. We'll be targeting almost all the institutes like CUET. We'll be targeting IIT, ISI, MSc. Okay, CUET में आपका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, IGIDR, JNU, ये सब आता है. ओके. IIT जैम का एग्जाम विच हैपन्स इन फेब, इस साल का हो चुका है. इट वाज ऑन लास्ट संडे. CUET happens in March. Okay. ISI happens in May. Madras School of Economics also in May. तो बेसिकली फेब से आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होने शुरू हो जाते हैं. मार्च में CUET, ISI मई में हो जाएगा, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, IIFT. ओके. सो IIT जैम इज फॉर IIT दिल्ली, कानपुर, रुड़की. ओके. एंड देन गेट इज फॉर IIT मद्रास. ठीक है? तो इट्स अ इंटीग्रेटेड कोर्स जो इन सारे इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करता है, नॉट जस्ट वन. एंड माय एडवाइस वुड बी टू यू कि किसी भी एक इंस्टीट्यूट पर वैसे भी फोकस नहीं करना चाहिए, बिकॉज लेट्स से आप मे बी उस दिन यू गॉट इनटू एन इमरजेंसी और वो एग्जाम आप नहीं दे पाए और आपने सिर्फ उसी की तैयारी की थी, सिर्फ उसी का फॉर्म भरा होगा, देन यू विल बी इन ट्रबल. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टारगेट मोर देन 2-3 इंस्टीट्यूट्स फॉर मास्टर्स. ओके. मेरा थोड़ा गला खराब है आज, तो जस्ट मैनेज विद इट. ओके. और इन इंस्टीट्यूट्स को आप अ, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. वन इज थियरी इंटेंसिव. मैं इनके एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एंट्रेंस एग्जाम की, कि थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे, टेक्निकल सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस कम होंगे. सो दैट इंक्लूड्स CUET. लाइक 75% ऑफ द पेपर वुड बी थियोरेटिकल, 25% वुड बी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. ओके. JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, तो ये थियरी, इनका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो थियोरेटिकल होगा, मतलब मोर थियोरेटिकल होगा. द नेक्स्ट कैटेगरी इज टेक्निकल कैटेगरी. like 75 to 80% ऑफ द पेपर वुड बी सॉल्विंग टाइप. ठीक है? बहुत सोचना पड़ेगा अच्छे से आपको. पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आप आंसर पर पहुंच पाओगे, नॉट जस्ट कि आपने गैस कर लिया. गैस आप कर ही नहीं सकते क्योंकि वो हाईली टेक्निकल क्वेश्चन है. इट हैज टू बी सॉल्व्ड. ओके. तो इसमें टॉप पर आता है ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. इट इज द बेस्ट वन इन द सेंस कि फैकल्टी यहाँ की बेस्ट है, कोर्स यहाँ का बेस्ट है, प्लेसमेंट्स यहाँ की बेस्ट है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेस्ट है. ओके. तो दैट समथिंग विच एवरीवन लुक्स अप टू.
ओके। ISI हो गया, देन IIT जैम हो गया, दैट्स ऑल्सो टेक्निकल। ओके। IIFT, दैट्स ऑल्सो अ टेक्निकल एग्जाम। शिव नादर यूनिवर्सिटी, दैट्स ऑल्सो अ टेक्निकल एग्जाम। प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन ज्यादा होंगे। एंड देन लास्ट कैटेगरी वुड बी बैलेंस्ड, लाइक 50-50 टाइप्स, कि 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर टेक्निकल, 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर थ्योरेटिकल। ओके। तो मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है एंट्रेंस एग्जाम का, दैट्स अ बिट बैलेंस्ड। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, दैट्स अ बिट बैलेंस्ड, दिस इज अ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया और आई गेस श्रीलंका, ये 4 कंट्रीज के स्टूडेंट्स आते हैं। ओके। साउ में गेट का एग्जाम, दैट्स ऑल्सो अ बैलेंस्ड पेपर। सो सम थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है। नाउ द थिंग इज, ऑल्दो ये जो CUET है जिसका एग्जाम थ्योरेटिकल है, ऑल्दो द एंट्रेंस एग्जाम इज थ्योरेटिकल, बट इस एग्जाम के थ्रू आप जिन इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, लाइक DSC, IGIDR, JNU, गोखले इंस्टीट्यूट, ओके, ये सब इनका जो सिलेबस है दैट्स वेरी टेक्निकल इन नेचर। ठीक है। तो सिर्फ आपका जो एम है वो सिर्फ CUET के की कट ऑफ क्लियर करना नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट कि जब आप इन इंस्टीट्यूट्स में पहुंचो, देन यू शुड हैव योर बेसिक नॉलेज विद यू, सो दैट जब वो प्रोफेसर्स आपको टेक्निकल चीजें पढ़ाएं, वो दे टीच यू विद द माइंडसेट दैट कि आपको वो चीजें आती हैं, वो उन आपके पास वो टेक्निकल बेस है चीजें समझने का, आपकी मैथमेटिक्स उतनी स्ट्रांग हो चुकी है। ठीक है। तो इट हैपन्स कि CUET जैसे काफी स्टूडेंट्स होते हैं, वो दे आर गुड एट थेरेटिकल स्टफ, तो हो सकता है उनका बाय चांस CUET क्लियर हो जाए, बट अगर वो DSC में बिना अपनी टेक्निकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग करे पहुंचे, देन दे फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल। सो दैट्स व्हाट दिस ईयर इज अबाउट। जो एक साल पहले आप प्रिपरेशन करते हो, दैट्स वेयर यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मैथमेटिकल बेस। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, दैट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स ओनली। जिस टाइप के आप क्वेश्चंस फेस करोगे, वो बिना मैथ्स स्ट्रॉन्ग करे नहीं हो सकते। तो इस साल हमारा यही प्रेपरेशन का रहेगा कि आप इन सारे अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इन सबको स्ट्रॉन्ग करके एंट्रेंस क्लियर करके इन इंस्टीट्यूट्स में पहुंचो। ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी रिगरस कोर्स। सो हियर आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द असाइनमेंट्स, टॉपिक बेस्ड होंगे। जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे, उन पर बेस्ड असाइनमेंट्स आते जाएंगे। ठीक है। देयर विल बी fortnightly tests, the tests in every 15 days। तो हर 15 डेज के बाद जो संडे आएगा, हर 14 डेज के बाद, तो देर देर विल बी अ टेस्ट ऑन दैट डे। ओके। आपके पास आई विल बी गिविंग यू अ वीक, आप उस एक वीक में कभी भी आप वो 1.5 आवर का टेस्ट दे सकते हो। ओके। एंड द दिस रिग्रेस ऑफ द कोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द चांसेस ऑफ सिलेक्शन। ये बात ध्यान रखना, जितना आप स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ते हुए पहुंच जाओगे, उतना आपके चांसेस इंक्रीज होते हैं सिलेक्शन के। अगर आप लेट्स से यू कीप ऑन पोस्टपोनिंग स्टफ, लेक्चर्स कभी आपने छोड़ दिए, कभी टेस्ट आपने सोचा कि मैं बाद में दूंगा, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद द कोर्स। तो जो कोर्स का रिगर है, दैट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है। इसके अलावा जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि CUET में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, देर आर सम मोर। तो मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, साउ में थोड़े बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉर दैट आई ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग यू नोट्स। नोट्स की PDF होंगे आपके पास फॉर थ्योरेटिकल टॉपिक्स, सो दैट आप क्विकली उन्हें कवर कर पाओ, एंड ऑब्वियसली उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो।
तो these आर काइंड ऑफ रीडिंग असाइनमेंट्स. तो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग विच मेक्स नो सेंस कि मैं वो पीडीएफ क्लास में लेकर आऊं और आपके लिए दोबारा रीड करूं, राइट? तो वो टाइम वेस्ट होगा. तो दैट वुड बी अ रीडिंग असाइनमेंट. एंड ऑब्वियसली जो उसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट होगा उन्हें समझने के लिए वो हम कवर कर चुके होंगे, तो आप जब इन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. बट आएगी तो ऑब्वियसली आप मेरे साथ डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो. ठीक है. इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं. तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहली चीज दैट इज रिक्वायर्ड है सिंसियरिटी फ्रॉम बोथ बोथ साइड्स, आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी. विल नीड सिंसियरिटी टुवर्ड्स द प्रिपरेशन. तो विच मीन्स इसमें मेरा काम होगा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करने का, टेस्ट प्रोवाइड करने का, ओके, रेगुलरली लेक्चर्स लेने का, ओके, एंड एट द सेम टाइम आपका होगा इन चीजों को सॉल्व करने का. ओके. वंस यू सॉल्व इट ऑन योर ओन, फिर मेरा काम होगा आपके साथ एक बार सॉल्यूशंस या तो प्रोवाइड करने का या डिस्कस करने का. ठीक है. और आपका काम होगा साइमल्टेनियसली उन्हें रेफर करके एक बार अपनी गलतियां, अपने मे बी इम्प्रूवमेंट्स आप देख सकते हो. ठीक है. सो विल रिक्वायर सिंसियरिटी फ्रॉम बोथ साइड्स. तो रेफरिंग सॉल्यूशंस बट ओनली आफ्टर ट्राइंग योर सेल्फ. सो दिस इज नॉट लाइक योर एनसीईआरटी या फिर आपका जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम्स होते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पता होता है, आपको एक अच्छा खासा आइडिया होता है कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में. तो आप उसके अकॉर्डिंग याद करके चले जाते हो, वही आपको बता दे जाता है कि ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये करके जाना. आप वो करके जाते हो, वहां पर आ भी जाता है. बट एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा नहीं होता. नो बडी कैन टेल यू कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से. इट्स अ वेरी रैंडम थिंग, कुछ भी आ सकता है. तो ऐसे में अगर आपने अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखा, आपने कुछ मेन मेन टॉपिक्स के सॉल्यूशंस कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं वो याद कर लिया, देन दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा, उसे सॉल्व करने के लिए आपको यही चीज काम आएगी जो जो अपने प्रेपरेशन फेज में आप खुद सॉल्व करना सीखोगे. ओके. तो अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, दैट इज फाइन. बट खुद बिना ट्राई करे आपने सिर्फ सॉल्यूशंस याद करना शुरू कर दिया, बहुत गड़बड़ हो जाएगी. आप एंट्रेंस एग्जाम में फंस जाओगे, वहां पर खाली बैठे रह जाओगे. सिर्फ अगर 50-60 क्वेश्चन है एग्जाम में, तो सिर्फ 10-15 क्वेश्चन होंगे जो हो सकता है आपको बाय चांस उस टाइप के आपने पहले से कर रखे हो. नया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए घर से आपको वो खुद करना पड़ेगा. ठीक है. थर्ड थिंग इज माई जॉब वुड बी टू टेक live lectures, and your job would be to attend live lectures and रेफर रिकॉर्डिंग्स अगर बाय चांस, मतलब टेक इट, मेक इट अ प्रायोरिटी. ऐसा नहीं कि आपको पता है कि रिकॉर्डिंग मिलती है तो मैं आराम से बाद में कर लूँ, तो वो आपकी कंसिस्टेंसी खराब करेगा. ठीक है. और एक बार पाइल अप होने शुरू हो गए लेक्चर्स, तो कब आपका ध्यान कोर्स से हट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज देन इट विल सीम टू बी अ वेरी ह्यूज जॉब टू गेट इट डन. एक बार आपके दो लेक्चर छूट गए, ऑब्वियसली लेक्चर्स, नेक्स्ट लेक्चर वुड बी बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेक्चर. तो अगर आपको, आपने वो वाला लेक्चर कवर नहीं किया तो आप अगला कवर नहीं कर सकते. फिर आपके दो लेक्चर रह जाएंगे, फिर तीन रह जाएंगे, एंड एक साथ फिर तीनों कवर करना मुश्किल हो जाएगा और इतने में चौथा लेक्चर हो जाएगा. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि या तो आप लाइव लेक्चर ही लो, या फिर उसके बाद विद इन 6-7-8 आवर्स अगर आप नहीं ले पाए हो लाइव लेक्चर, तो अगले 6-7 घंटे में वो आप लेक्चर रिकॉर्डिंग के थ्रू कवर कर लो. बेसिकली अगले लेक्चर से पहले कवर कर लो, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर एटलीस्ट आप ले पाओ. तो अटेंड लाइव लेक्चर्स एंड रेफर रिकॉर्डिंग्स फॉर रिवीजन. हैंड राइटिंग बड़ी खराब हो रही है. ओके.
हम्म तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज सिंसियरिटी फ्रॉम बोथ द साइड्स, एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट इज मेक इट अ प्रायोरिटी। तो मैं आपको बता दूं, मेरा ध्यान भी सिर्फ एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की तरफ रहता है। इसके अलावा आई जस्ट गो टू कॉलेज, स्टीफंस कॉलेज में आई जस्ट टीच फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग, सो आई जस्ट टेक 2-3 लेक्चर्स इन द मॉर्निंग, और उसके बाद मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इस कोर्स के ऊपर रहता है, टू मेक इट बेटर एंड बेटर। आई मेक चेंजेस टू द कोर्स, आई इंक्लूड, आई फिल्टर द क्वेश्चन पेपर्स। ओके, तो मेरा पूरा ध्यान भी इस पे रहता है, एंड आई वुड से कि आपका ध्यान भी इसी के ऊपर जब रहेगा तो ही यू विल बी एबल टू क्लियर इट। ओके, इसके अलावा जब कोर्स, सो जैसे जैसे एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग पास आते रहते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वी मेक चेंजेस। तो लाइक अभी जब आईआईटी जैम का एग्जाम था, तो उससे पहले वी हैड लाइक 10 to 12 सेपरेट सेशंस ओनली फॉर आईआईटी जैम, की फिर से उसके लिए रिवाइज करना। अभी सीयूईटी मार्च में होने वाला है, तो अगेन जो जो अभी लास्ट बैच चल रहा है, सो उनके साथ मेरे सेपरेट सेशंस रहेंगे, सीयूईटी फोकल्ड ओनली। ओके, सो इट्स नॉट जस्ट कि एक बार सिलेबस खत्म हो गया देन इट्स डन। तो रिवीजन लेक्चर्स, पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहना, डाउट्स डिस्कशन, ये सब चलता रहेगा। ओके, तो प्रायोरिटी होनी चाहिए इस कोर्स के लिए आपके लिए। तो विच मीन्स जो आपकी यूटिलिटी है फ्रॉम क्लियरिंग द एंट्रेंस एग्जाम, that has to be strictly more than any other thing. So that may be utility from your college events, कॉलेज में इवेंट्स हैं, कॉलेज में कुछ भी हो रहा है, सो यू हैव टू लीव दैट इन द थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, जो भी आप एग्जाम जिस भी ईयर में हो, तो एंट्रेंस को आपको प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। ठीक है, इट हैज टू बी मोर देन यूटिलिटी फ्रॉम हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, फैमिली। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही चीजें होती हैं जो आपके लेक्चर छुड़वा देती हैं। ओके, तो अगर आपने लेक्चर्स लेना बंद कर दिया, या आप रिकॉर्डिंग्स के ऊपर, पहले होगा क्या, पहले लाइव लेक्चर छूटेंगे, आपको लगेगा रिकॉर्डिंग चल रही, फिर रिकॉर्डिंग्स जब आपको दिखेगा रिकॉर्डिंग्स भी पाइल अप हो गई हैं, तो फिर रिकॉर्डिंग्स भी छूट जाएंगी। ठीक है, एंड देन आपके माइंड में आएंगे एक्सक्यूजेस कि मेरा तो कॉलेज में टेस्ट है, उस वजह से ऐसा हो गया, या कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करने को बोल दिया प्रोफेसर ने, इसलिए ऐसा हो गया। तो अगर आप स्टार्टिंग से वो चीज बैलेंस नहीं करोगे, तो आप फिर लोगों को मैसेज करके यही पूछ रहे होगे कि टाइम मैनेजमेंट के टिप्स बता दो मुझे, विच मेक्स नो सेंस। ये चीजें आपको अपने आप करनी पड़ेंगी। तो अगर स्टार्टिंग से बैलेंस बनाओगे तो बना रहेगा और सारी चीजें चलती रहेंगी। स्टार्टिंग में ही अगर आपने लेक्चर छोड़ना शुरू कर दिया, देन आप कॉलेज और एंट्रेंस के बीच में फंस जाओगे, और बेसिकली फी पे करने के बाद आपकी फी देना वेस्ट हो जाएगा, और आपका ईयर भी वेस्ट हो जाएगा, विच इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन फीस। तो द थिंग इज, नॉट टेकिंग का जो नॉट टेकिंग लेक्चर है, दैट शुड बी ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो तब तक लेक्चर नहीं छोड़ोगे, तो ही आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। इफ यू टेक इट लाइटली, तो आपके लेक्चर छूटेंगे। ओके, एंड द फाइनल थिंग इज, यू नीड टू ट्रस्ट दिस प्रोसेस। जहां पर प्रोसेस ये है कि आप स्टार्ट करोगे, आप लेक्चर लोगे, लेक्चर के बाद आप, जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा वो आप सॉल्व करोगे। ओके, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद आप अपने डाउट्स डिस्कस करोगे। ठीक है, एंड इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर जो रीडिंग असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा। तो डेली लेवल पर आपको बस ये काम करना है, लेक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीडिंग असाइनमेंट्स, एंड
discussing your doubts. Okay, then we'll be done. तो if you do it till the very end, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. या तो अब एडमिन टाइप काम डिस्कस कर लेते हैं. सो लेक्चर्स कितने होंगे वीक में? यू कैन स्टार्ट सेंडिंग मी योर डाउट्स ऑन द चैट बॉक्स. ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं. एक डाउट है नंबर ऑफ लेक्चर्स. सो देयर विल बी 5 to 6 लेक्चर्स इन अ वीक. ठीक है, मंडे से सैटरडे के बीच में. लेक्चर्स विल बी एट 6:30 PM. 6:30 या फिर 7 PM. दोनों में से किसी एक टाइम पर, या तो 6:30 या 7 PM पर डेली लेक्चर्स होंगे एक्सेप्ट संडे. ओके. या तो देर इज अ डाउट कि बीकॉम ग्रेजुएट के लिए डीएससी सरवाइव करना वुड बी, तो सी आई जस्ट डोंट लाइक द वर्ड सरवाइव. सी अगर आप इस साल प्रेपरेशन अच्छे से कर लेते हो, अपना मैथमेटिकल बेस बना लेते हो, देन यू वॉन्ट फेस एनी इशू. बट इवन इकोनॉमिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट है लेकिन उसकी मैथ्स उसने स्ट्रांग नहीं करी, उसने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करे, तो वो भी स्ट्रगल करेगा. तो आपका जो कोर्स है वो मैटर नहीं करता. ये मैटर करता है कि आप इस प्रेपरेशन वाले ईयर में अपने कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग बना लेते हो. अगर आपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग कर लिए एक साल मेहनत करके, आप कोई इशू फेस नहीं करोगे. बट अगर आप बाय चांस, हो सकता है क्योंकि सीयूईटी कुछ लोगों का बाय चांस भी क्लियर हो जाता है क्योंकि एग्जाम कभी कभी इजी आता है, तो वो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं जो बिना अपना बेस स्ट्रॉन्ग करे चले जाते हैं. एनी अदर डाउट्स? जब तक आप लोग टाइप कर रहे हो, लेट मी टेल यू मोर थिंग्स. तो कोर्स में देर विल बी लेक्चर्स, उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी विद इन 1 आवर. तो जैसे अभी ये लेक्चर जैसे ही खत्म होगा तो 1 घंटे बाद इट विल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल. पोर्टल पर उनके लिए जो कोर्स एक्सेस कर चुके होंगे. एंड लेक्चर्स होंगे, देर विल बी असाइनमेंट्स, देर विल बी टेस्ट्स, एंड में देर विल बी मॉक टेस्ट सीरीज एज वेल. तो टेस्ट में देर विल बी टॉपिक वाइज टेस्ट, देर विल बी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट. जैसे जैसे माइक्रो खत्म हो गया तो कंप्लीट माइक्रो का टेस्ट, मैक्रो खत्म होने के बाद कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स का टेस्ट, एंड सो ऑन. टॉपिक तो जैसे जैसे लेट्स से हर वन फर्स्ट वीक में विल कवर अ लॉट ऑफ कंज्यूमर थ्योरी, तो वो हो जाएगा, उसका टेस्ट होगा, तो एंड सो ऑन. सो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, देन लास्ट में फुल सिलेबस वाइज. ऑल्सो एज आई टोल्ड यू कि अलग अलग एग्जाम अलग अलग टाइप का है. तो इंस्टीट्यूट टाइप टेस्ट, कि सीयूईटी का थोड़ा थियोरेटिकल टाइप का टेस्ट होगा आपका. ठीक है. देर विल बी बुक्स, नोट्स, पीडीएफ होंगी, सब डाउनलोडेबल होंगी. ठीक है. ओके, लेट मी सी द क्वेश्चंस. कैन आई प्रिपेयर फॉर बोथ एम ए इको एंड एम ए स्टैट्स टुगेदर? बहुत मुश्किल रहेगा. आई गेस किसी एक पर फोकस करना बेटर है. एंड इकोनॉमिक्स ऑनर स्टूडेंट के लिए एम ए इको बेटर रहेगा, बिकॉज एम ए स्टैट्स में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं. ठीक है. तो किसी एक पर फोकस करना बेटर रहेगा. और दोनों अपने आप में फुल टाइम जॉब है, तो दोनों करना वुड बी कि आप दोनों में ही लैग कर जाओगे. किसी एक को चूज करके उसको फुल टाइम दोगे तो उस वहां आपके चांसेस इंक्रीज होंगे. विच कॉलेज इज बेस्ट अमंग दीज? तो बेस्ट में आपका डीएससी, आईएसआई, आईजीआईडीआर, जेएनयू, एंड इसके अलावा डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर. आप कॉरपोरेट की तरफ जाना चाहते हो या रिसर्च की तरफ जाना चाहते हो? तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, थेरेटिकल रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जेएनयू काफी अच्छा है. टेक्निकल रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएसआई इज द बेस्ट. कॉरपोरेट के हिसाब से डीएससी, आईजीआईडीआर, आईएसआई, दीज आर द बेस्ट.
इनिशियली मतलब ऑब्वियसली इनिशियली आप बेस्ट सोच के चलते हो, बट लेटर ऑन यू रियलाइज कि ओके, यू नीड टू हैव मोर ऑप्शंस। तो एग्जाम आप सारे दोगे, एंड देन IIT is also good for very good for research as well as corporate point of view। तो जो इस कोर्स में हम प्रिपेयर करने की भी इन्हीं इंस्टीट्यूट्स की तैयारी करनी पड़ती है, बिकॉज इंस्टीट्यूट्स लाइक JMI, तो लाइक जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी हो गया, जो थोड़ा एवरेज कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनका एंट्रेंस एग्जाम उतना मुश्किल होता भी नहीं। ठीक है, तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वो आप बेस्ट के लिए ही करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो जो टेस्ट किस फॉर्मेट में होगा, टेस्ट जो है वो पोर्टल पर या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। ठीक है, बिकॉज आपके 90 मतलब एक एग्जाम को छोड़ के आपके सारे एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव ही, MCQ टाइप्स। तो सिर्फ ISI है जिसमें सब्जेक्टिव पार्ट है, उसके अलावा आपके सारे एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव है। देर इज अ डाउट कि मैथ्स का बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए NCERT पढ़नी चाहिए, बिल्कुल। इवन CUET में NCERT के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी के, इंटीग्रेशन के। सो डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT बेस्ड, तो इट्स ऑलवेज, अगर आपको लग रहा है कि रिवाइज करने की जरूरत है या फिर आपने नहीं पढ़ी हुई है, डेफिनेटली गो फॉर NCERT। रेफरेंस बुक, जो हम जैसे जैसे हम कवर करते जाएंगे, पोर्टल पर वो सारी PDFs अवेलेबल होंगी, रीडिंग असाइनमेंट्स होंगे। और स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करनी होती है मेनली। उसके अलावा आपको तो लाइक जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स रेफर करते हैं बुक्स, आपका मेन रेफरेंस बुक वही रहेंगी। कुछ एक्स्ट्रा बुक्स मैं आपको बताऊंगा, जिसकी PDFs आपके पास अवेलेबल रहेंगी। और देर इज अ डाउट इफ यू डोंट वांट टू गिव ISI, तो दैट्स अप टू यू। तो आपको फॉर्म भरना होता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो अगर आपको ISI का एम नहीं करना है तो आप ISI का फॉर्म नहीं भरोगे। तो आप अपना फोकस CUET पर, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उस पर रख सकते हो। और ISI के सब्जेक्टिव के लिए, सो व्हाट हैपेंस इज कि 2004 से लेकर के और अब आपके टाइम तक 2025 तक के पेपर्स अवेलेबल होंगे। सो विच इज अराउंड, कितने हो गए, 22 के अराउंड टेस्ट एग्जाम्स अवेलेबल हैं आपके पास ISI के। तो आपके पास 25 पेपर्स होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो जो मैं आपके लिए डायरेक्टली चेक कर सकता हूँ व्हेन यूल सॉल्व देम। जो ब्रॉड सिलेबस है, ओके, लेट मी शो यू द ब्रॉड सिलेबस, वन सेकेंड। एक सेकेंड ना, मैं आपको एक बार सिलेबस दिखाता हूँ। तो दिस इज समथिंग जो इजीली अवेलेबल रहता है वेबसाइट्स पर। तो बट लेट मी शो यू, शेयर स्क्रीन, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू। स्क्रीन दिख रही है अब आपको? तो जैसे ये हो गया CUET का सिलेबस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी हैव कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी, मोनो मार्केट फॉर्म्स, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, वी हैव जनरल इक्विलिब्रियम, मार्केट फेलियर के टॉपिक्स। ओके, मैक्रो में नेशनल इनकम, ADAS, क्लासिकल कीनेसियन थ्योरी, मनी एंड इन्फ्लेशन। ओके, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। स्टैट्स में मीन मीडियन मोड, तो दैट्स वेरी बेसिक। देन थोड़ा सा रिग्रेशन की तरफ हम जाएंगे, कोरिलेशन। ओके, मैथ्स में सेट्स, वेक्टर्स, डिटर्मिनेंट, तो क्लास 12th के टॉपिक्स ज्यादा है यहाँ पर। डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वी हैव इंडियन इकोनॉमी। ओके, एंड IIT जैम का सिलेबस देख सकते हो आप। हियर इट इज, सिमिलर स्टफ बट थोड़ा टेक्निकल एंड पर इसके क्वेश्चंस रहते हैं। स्क्रीन दिख रही है सबको? लेट मी शेयर अगेन। अभी स्क्रीन दिख रही है सबको?
Yeah. Okay. So here it is for this is for IIT JAM. Same consumer theory, producer theory, general equilibrium, market structure, perfect competition, monopoly, okay, oligopoly. Oligopoly is basically game theory only, जिसके अंदर कुर्नो, बर्ट्रैंड, प्रिजनल डायलेमा ये सब चीजें आती हैं। मार्केट फेलियर, पब्लिक गुड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की वही मतलब जो आपने चीजें अंडरग्रेड में या तो पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी तो विल स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक्स, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो दैट्स द ब्रॉड सिलेबस। स्टैट्स में सारी डिस्ट्रीब्यूशंस, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, सारे डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मोमेंट्स, रैंडम वेरिएबल्स, कोवेरिएंस, सो रेगुलर स्टफ। इकोनोमेट्रिक्स के पार्ट में हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टाइप 1 टाइप 2 एरर, रिग्रेशन, ओके। देन वी हैव इंडियन इकोनॉमी। मैथ्स में ट्वेल्थ के टॉपिक से ही स्टार्ट होगा, बट लेवल इंक्रीज होता जाएगा। लॉट ऑफ focus will be on linear algebra and optimization, okay? So and that's roughly the syllabus of all the entrance exams including ISI, सबका syllabus वही है। So that's why it is an integrated course। जो difference आएगा वो सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के तरीके में आता है, टॉपिक वही रहते हैं। सीयूईटी उसी टॉपिक से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन निकाल के देगा, आईआईटी उसी टॉपिक से, आईएसआई उसी टॉपिक से एक टेक्निकल क्वेश्चन निकाल के देगा। ओके, तो दैट्स द मेन डिफरेंस। ठीक है। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद गेम थियरी। तो दिस गेम थियरी इज द सब्जेक्ट विच आई लाइक द मोस्ट। तो let me illustrate this using an example. There is a pile of 18 matchsticks on a table. Okay, so here it is: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So here we have this 18 matchsticks on the table. Two decision makers take turns in removing matchsticks from the pile, starting with player 1. Okay. On each turn, a player has to remove either one or two matchsticks. So that's the decision जो हर प्लेयर को लेना है अपनी बारी आने पर, या तो एक या फिर दो मैचस्टिक वो पाइल में से हटा सकता है। whoever picks the last matchstick wins। ओके, तो एनीबडी वुड लाइक टू प्ले दिस गेम? जो भी लास्ट मैच टिक पिक करेगा वो जीतेगा। यू कैन रेज योर हैंड इफ यू वांट टू प्ले दिस गेम विद मी। एनीवन? इट विल बी फन। हैंड रेज का ऑप्शन मिला। माही माइक ऑन करो, या Yes, sir. माही माइक ऑफ मत करना, ठीक है? सो माही इज प्लेयर 1 एंड आई एम प्लेयर 2। सो वी हैव दिस गेम, वी हैव डिफाइंड टू प्लेयर्स। ये दो प्लेयर वाली गेम है, सो आई कैन नॉट अनम्यूट एनीवन एल्स। तो माही, इट्स योर टर्न। मैं So you can either choose one matchstick or two matchstick to be removed. कितने करें? माइक ऑन करो। Sir, two. I am choosing one. My your turn. So one. Okay, I am choosing. Let's move two. So one, One. I am choosing two. 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 Yes, sir. Okay, I am removing one. So two. Mahi, I am removing one.
माही। सर 1। हाँ, तो इस पॉइंट पर माही को भी पता लग चुका है। अब वो एक चूज करे या दो चूज करे, शी इज गोइंग टू लूज, राइट? शी चोज वन, नाउ आई कैन चूज टू एंड विन दिस गेम। यस सर। ओके, या, so let me explain you this game and then we'll do a similar question from Delhi DSE past years. ठीक है, सी दिस। तो इस टाइप की गेम्स को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो देखते हैं। सी, तो इन चीजों को सॉल्व करने के लिए टेक्निकली वी कॉल दिस बैकवर्ड इंडक्शन। जिसने पहले पढ़ी है गेम थ्योरी, उसे ये वर्ड के बारे में पता होगा, बैकवर्ड इंडक्शन, विच इज रफली रिवर्स इंजीनियरिंग। सी, स्टार्ट करते हैं लास्ट मैच से। तो अगर लास्ट मैच पर मैं खेल रहा हूं, तो ऑब्वियसली आई विल चूज वन एंड विन, तो दिस इज अ विनिंग पोजीशन। अगर सिर्फ एक मैच टिक है, देन दैट्स अ विनिंग पोजीशन। जो भी वहां पर खेल रहा होगा वो एक चूज कर सकता है और जीत सकता है। व्हाट अबाउट टू मैच टिक्स? अगेन, टू मैच टिक्स कैन बी पिक्ड अप। जो भी लास्ट पिक करेगा वो जीतेगा, तो दिस इज ऑल्सो अ विनिंग पोजीशन। ओके, व्हेन देयर आर थ्री मैच टिक्स ऑन द टेबल, नोटिस दैट इस पॉइंट पर जो भी खेल रहा होगा वो हारेगा ही हारेगा। अब वो एक चूज करेगा तो दूसरा प्लेयर विनिंग पोजीशन पर आ जाएगा। अगर वो दो चूज करेगा तो भी दूसरा प्लेयर विनिंग पोजीशन पर आ जाएगा। तो थर्ड हैज टू बी अ लूजिंग पोजीशन। यहां पर आप चाहे वन चूज करो या टू मैचस्टिक चूज करो, दूसरा प्लेयर ही जीतेगा। ठीक है, व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? अगर कोई इस पोजीशन पर है जहां पर चार मैचस्टिक है टेबल पर, इन दैट केस दैट पर्सन कैन चूज वन मैचस्टिक, ओके, और वो दूसरे प्लेयर को लूजिंग पोजीशन पर ला सकता है। तो दिस इज अ विनिंग पोजीशन। जस्ट चूज वन एंड ब्रिंग द अदर पर्सन टू द लूजिंग पोजीशन। व्हाट अबाउट अगर पांच मैचस्टिक्स हैं, तो यहां पर वो दो मैचस्टिक चूज करके दूसरे प्लेयर को लूजिंग पोजीशन पर ला सकता है। तो दिस इज ऑल्सो अ विनिंग पोजीशन। ओके, व्हाट अबाउट सिक्स्थ? यहां वन चूज करोगे तो भी दूसरा प्लेयर विनिंग पोजीशन पर जाता है। आप टू चूज करोगे तो भी दूसरा प्लेयर विनिंग पोजीशन पर जाता है। तो यहां पर नो मैटर वट यू डू यू विल लूज। तो दिस इज अ लूजिंग पोजीशन। अब आपको यहां पैटर्न दिख रहा होगा, विनिंग पोजीशन लूजिंग पोजीशन, विनिंग पोजीशन विनिंग पोजीशन लूजिंग पोजीशन। सो विनिंग विनिंग लूजिंग पोजीशन, विनिंग विनिंग लूजिंग पोजीशन, WWL WWL। ओके, तो बेसिकली यहां जो प्लेयर वन है वो डेफिनेटली हारेगा अगर प्लेयर टू को ठीक से गेम खेलना आता है। तो जो भी पहला प्लेयर होगा यहाँ पर, वो स्टार्ट ही लूजिंग पोजीशन से कर रहा है। तो इफ प्लेयर टू इज अ रैशनल प्लेयर, उसे इस गेम के बारे का समझ में आती है, देन ही विल डेफिनेटली विन। ठीक है, सो दैट्स द आइडिया हियर। सो नाउ दैट द गेम इज क्लियर, ओके, देयर इज अ डाउट कि एट सिक्स, जो ये सिक्स मैच टिक, ओके, वो सिचुएशन में it is a winning position if both the players pick two sticks. So that's the point. Uh, the idea is कि यहाँ पर अगर आप कह रहे हो ये विनिंग पोजीशन है, वो नहीं है। रीजन बीइंग, यहाँ पर जो भी खेल रहा है, अगर वो एक चूज करेगा, दूसरा प्लेयर ऑटोमेटिकली विनिंग पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर दूसरे को जीतना है तो वो दो स्टिक करेगा ही क्यों? आप ये कह रहे हो कि ये करेगा सिक्स और फिफ्थ और दूसरा भी कर दे टू चूज या जो भी। ओके, तो आप दोनों प्लेयर्स को एक साथ कंट्रोल नहीं कर रहे हो। व्हाट द थिंग इज, हम रिवर्स इंजन करते हुए देख चुके हैं कि फिफ्थ एक विनिंग पोजीशन बन चुकी है। जब कोई प्लेयर सिक्स मैच टिक पर है, अब वो, आप क्या, आप उसके डिसीजन के हिसाब से देखोगे, उसके पास ये दो एक्शंस अवेलेबल हैं, या तो एक मैच टिक चूज कर सकता है या फिर दो। अगर उसने एक चूज करी तो भी दूसरा प्लेयर विनिंग पोजीशन पर आ रहा है। अगर उसने दो चूज कर ली तो भी
दूसरा प्लेयर विनिंग पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, सो नो मैटर he plays he picks up one stick or two sticks, the other player is always on the winning position। ठीक है, आप दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग देखोगे। ओके, सो दैट्स व्हाई सिक्स्थ इज अ लूजिंग पोजीशन। एनीवेज, so now that the game is clear to everyone, इस टाइप की गेम, लेट्स सी आप ये फिगर आउट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम डीएससी 2008। प्रॉब्लम इज, इस बार आपके पास है 17 मैच टिक्स, पिछली बार 18 थी। प्लेयर वन and 2 take turns in removing matchsticks from the pile, starting with player 1। Okay, player 1 और 2 turn wise matchstick remove कर रहे हैं। On each turn, a player has to remove a number of sticks that equal the square of a positive integer, such that the number of matchsticks that remain on the table equals some non-negative integer। आप जो नंबर ऑफ टिक्स रिमूव करोगे दैट शुड बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो लाइक 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25, इस टाइप की। दिस दीज मैनी मैच टिक्स यू कैन पिक एट अ टाइम, यू कैन रिमूव एट अ टाइम। ओके, बट द कंडीशन इज कि रिमूव करने के बाद जो टेबल पर नंबर ऑफ मैच टिक्स बचे, दे दैट हैज टू बी नॉन नेगेटिव। ठीक है, 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, -1 -2 नहीं होना चाहिए। बेसिकली यू कैन नॉट पिक मोर देन व्हाट इज देयर। ओके, एंड यू हैव टू पिक वन ऑफ दीज नंबर्स। So if that is the case, okay, the player who cannot do so, जो नहीं कर पाता है ऐसा, मतलब जब वो नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिमूव करे तो टेबल पर नेगेटिव में ना चला जाए मैस्टिक्स। ओके, व्हेन यू लेट्स से टेबल के ऊपर 3 मैस्टिक्स है, यू कैन नॉट चूज 4। 4 चूज करोगे तो -1 बचेगा, यू कैन चूज 1। ठीक है, और अगर लेट्स से 4 है, आप 4 चूज कर सकते हो और आप जीत जाओगे। ठीक है, नॉन नेगेटिव रहना चाहिए, यानी 0 रह सकता है, यू देर कैन नॉट बी नेगेटिव। लेट्स से अगर 5 है, यू कैन नॉट पिक 9, अदरवाइज 5 -9 वुड बी -4। तो देर शुड बी some non-negative integer number of matchsticks should be left on the table। Okay, that's the idea। ठीक है, तो गेम ये है, these are the options। If player 2 plays appropriately, he can win regardless. If player 1 plays appropriately, she can win regardless of how player 2 plays। Both have equal chances if they play correctly। The outcome of the game cannot be predicted on the basis of the given data। ठीक है, so these are the options। So I would say take 2 minutes, एक बार आप इस तरीके से 17 मैच टिक्स बना लो, एंड आपके पास जो एक्शंस अवेलेबल हैं वो ये रहे। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का 9, 4 का 16, 25। These are the kind of number you can choose। Okay, प्लेयर 1 प्लेयर 2 के एक बार आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखो। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू फिगर आउट द विनिंग पोजीशन और लूजिंग पोजीशंस। ठीक है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू टेल कि कौन से प्लेयर के पास चांसेस है टू विन द गेम। टेक 2 minutes, फिगर इट आउट एंड लेट मी नो। उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके, ऑल राइट, सी दिस। बैकवर्ड इंडक्शन हम कर रहे हैं। फर्स्टली, अगर टेबल पर सिर्फ ये है, क्या ये एक विनिंग पोजीशन है किसी प्लेयर के लिए या लूजिंग पोजीशन है? तो जो भी यहां पर है वो 1 ये टिक पिक कर लेगा एंड he'll win, क्योंकि नॉन नेगेटिव नंबर ऑफ मैच टिक्स बचेंगी, विच इज 0। 0 इज नॉन नेगेटिव, राइट? सो दिस इज द विनिंग पोजीशन। ऑल राइट, अगर टेबल पर 2 मैच टिक है, नाउ व्हाट? 1 चूज करेगा, दूसरा प्लेयर विनिंग पोजीशन में आ जाएगा, और अगर 4 चूज करेगा तो नेगेटिव नंबर ऑफ मैच टिक्स बचती हैं, तो विच इज नॉट अलाउड। तो दिस इज गोइंग टू बी अ लूजिंग पोजीशन। फिर से रिपीट करता हूं, एक मैच टिक चूज करेगा, ये हट जाएगी, रह जाएगी सिर्फ एक मैच टिक यहां पर, और वो विनिंग पोजीशन पर है, तो दूसरा प्लेयर जीत जाएगा। ठीक है, और अगर 4 चूज करके देखो तो 2 - 4 दैट्स -2, नेगेटिव मैच टिक्स नहीं बचनी चाहिए टेबल पर। ओके, सो
एज पर द क्वेश्चन, so दिस इज गोइंग टू बी अ लूजिंग पोजीशन। ना वो 1 चूज कर सकता है, ना 4 9 16 चूज कर सकता है। 1 चूज करेगा तो प्लेयर 1 जीतेगा, कुछ और चूज करेगा तो भी ये हार जाएगा। ओके, व्हाट अबाउट दिस? अगर टेबल पर 3 मैचस्टिक है, देन इन दैट केस ये प्लेयर 1 मैचस्टिक चूज करके दूसरे प्लेयर को लूजिंग पोजीशन पर ला सकता है, सो दैट मेक्स इट अ विनिंग पोजीशन। व्हाट अबाउट 4? सीधा 4 चूज करो, 0 मैचस्टिक बचेंगी, प्लेयर विंस, सो दिस इज ऑल्सो अ विनिंग पोजीशन। व्हाट अबाउट द फिफ्थ वन? अगर 5 मैचस्टिक हुए तो 1 चूज करेगा तो प्लेयर 2, दूसरा प्लेयर विनिंग पोजीशन पर आ जाएगा। 4 चूज करेगा, 1 2 3 4, तो भी दूसरा प्लेयर विनिंग पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, दो ही ऑप्शन थे यहां पर। 1 चूज करेगा, दूसरा प्लेयर विनिंग पोजीशन पर आ जाएगा। 4 चूज करेगा, 1 2 3 4, तो भी दूसरा प्लेयर विनिंग पोजीशन पर आ जाएगा। सो दिस इज ऑलवेज अ लूजिंग पोजीशन। ओके, 6 के लिए क्या होगा? एक, अगर एक मैच टिक चूज करी, दूसरा प्लेयर लूजिंग पोजीशन पर आ जाएगा, तो दिस इज अ विनिंग पोजीशन। ओके, थोड़ा सा और चलते हैं, फिर पैटर्न देख लेते हैं। सेवेंथ पर, सेवेंथ पर अगर 1 चूज करा तो दूसरा प्लेयर विनिंग पर आ रहा है, नहीं चलेगा। अगर 4 चूज करें तो 1 2 3 4, तो भी दूसरा प्लेयर विनिंग पोजीशन पर आ रहा है। और 9 चूज करेंगे तो नेगेटिव बचेगा, तो वो अलाउड ही नहीं है, तो दिस इज अ लूजिंग पोजीशन। ओके, व्हाट अबाउट 8? 8 पर 1 चूज करेंगे, दूसरा लूजिंग पर आ रहा है, तो दिस इज अ विनिंग पोजीशन। 9 तो डायरेक्टली पिक करा जा सकता है, तो दैट्स अ विनिंग पोजीशन। ठीक है, पैटर्न देखते हैं। और या फिर एक और देख लेते हैं। 10th, 1 चूज करेंगे तो दूसरा प्लेयर विनिंग पर आ जाएगा। 4 चूज करेंगे तो 1 2 3 4, दूसरा प्लेयर फिर से विनिंग पर आ रहा है। और अगर 9 चूज करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भी दूसरा प्लेयर विनिंग पर आ जाता है। सो दिस इज ऑलवेज अ लूजिंग पोजिशन। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द पैटर्न। WL, WWL, WL, WWL, let's continue this. WL, WWL, WL, ओके, तो जो भी प्लेयर स्टार्ट करेगा वो हारेगा। तो दूसरा प्लेयर अगर उसे ठीक से खेलना आता है तो वो जीतेगा ही जीतेगा। जो भी प्लेयर स्टार्ट कर रहा है गेम, क्योंकि आपको 17 मैच टिक से गेम स्टार्ट करनी है, तो प्लेयर 1 इज स्टार्टिंग एट द लूजिंग पोजिशन। ओके, तो अगर प्लेयर 2 ठीक से खेलता है, ही कैन विन रिगार्डलेस ऑफ हाउ प्लेयर 1 एक्चुअली प्लेस, क्योंकि प्लेयर 1 स्टार्ट ही लूजिंग पोजीशन से कर रहा है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। अगर प्लेयर 2 को ठीक से खेलना आता है तो प्लेयर 1 हारेगा ही हारेगा, बिकॉज वो स्टार्ट ही लूजिंग पोजीशन से कर रहा है। ओके, यू कैन टेल मी किसी भी, जो भी मैंने यहाँ पे आपको विनिंग लूजिंग पोजीशन बताया है, यू कैन जस्ट टेल मी द नंबर कि सेवेंथ वाला समझ में नहीं आया कि ये कैसे लूजिंग पोजीशन है, यू कैन टेल मी। ओके, और वी कैन जस्ट कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन हियर? क्लियर है सबको? हाँ, तो व्हेन वी आर डन विद द क्लास, व्हाट हैपेंस इज कि ये जो फाइल है यहाँ पर, मैं ये भी साथ में लेक्चर के अपलोड करता हूँ। ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज, आप उसे देख करके यू कैन लेटर मेक योर ओन नोट्स एज वेल। तो जैसे कुछ रह जाता है आपका, तो ऑल्दो ट्राई कि आप साथ साथ चीजें नोट करो। अ, एक तो आप चीजें वो नोट कर रहे हो जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसके अलावा द मेन थिंग इज आप वो चीज नोट करो जो मैं बता रहा हूँ, लाइक रीजनिंग फॉर एनीथिंग। ओके, लाइक व्हेन आई एम सेइंग कि ये लूजिंग पोजीशन है, बिकॉज अगर एक चूज करेगा तो दूसरा प्लेयर विनिंग पोजीशन पर है, तो ये रीजन वहां पर आप लिखोगे, तो ही जब आप बाद में रेफर करोगे नोट्स को तो समझ में आएगा। अदरवाइज सिर्फ इतना लिखा होगा तो फिर वो काम का नहीं है आपके, बिकॉज यहाँ रीजनिंग नहीं होगी तो फिर आप रेफर करने का फायदा नहीं है। तो नोट डाउन दीज रीजनिंग्स, और अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो लेटर ऑन
जहां जहां रीजनिंग की रिक्वायरमेंट है, आप रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग का मेन काम ये है। रिकॉर्डिंग का काम ये नहीं है कि आप लाइव लेक्चर छोड़कर उसको देखो। रिकॉर्डिंग का काम ये है कि जहां रीजनिंग छूट गई है वो आप रेफर करने के लिए दोबारा देख लो। ओके। ओके, या दिस इज अ फेमस गेम थ्योरी प्रॉब्लम, प्रिजनर डायलेमा। ये हो सकता है आपने केस पहले सुना भी हो, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, मे बी अ फेक सिचुएशन, बट आई, तो इट इज ऑफन सेड दैट दिस सिचुएशन इज फ्रॉम IIM अहमदाबाद। ओके, सिचुएशन बताता हूँ मैं आपको। मे बी आपने फेसबुक पर या कहीं स्टोरी पढ़ी भी हो, बट एनीवेज इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेट्स सी। तो this famous game theory problem is called prisoner's dilemma. Situation is कि there are four students and they hate studying. चार स्टूडेंट है, चार फ्रेंड्स हैं, they hate studying and एग्जाम से पहले they partied all night. Okay, due to which वो अपना एग्जाम देने नहीं जा पाए। ठीक है। And what they did was they went to the dean and told him that कि लास्ट नाइट एक वेडिंग में वो गए थे और उनका जो टायर था, एक टायर पंक्चर हो गया था। ओके, दैट्स व्हाट दे सेड टू द डीन, कॉलेज डीन। बट एक्चुअली वो जानबूझकर उन्होंने टेस्ट नहीं दिया था बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। सो दे कंटिन्यू टू से दैट दे हैड टू पुश द कार ऑल नाइट। उनके टायर पंक्चर हो गया था, रात भर वो कार को धक्का लगाते रहे एंड उनके पास एक एक्स्ट्रा टायर नहीं था, दैट्स व्हाई वो एग्जाम नहीं दे पाए। तो दैट्स व्हाट दे सेड। ओके, एंड देयरफॉर डीन अलाउड देम कि चलो कोई बात नहीं, आप लोग दोबारा एग्जाम दे दो। बट व्हाट हैपेंड वाज दिस टाइम उन चारों को अलग अलग क्लासरूम में बिठाया गया। ओके, पर्सन स्टूडेंट वन हेयर, स्टूडेंट टू इज हेयर, स्टूडेंट थ्री इज हेयर एंड स्टूडेंट फोर इज हेयर। ओके, सबको अलग अलग क्लासरूम में बिठाया गया एंड सबके पास सेम क्वेश्चन आया कि कौन सा टायर पंक्चर हुआ था, फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर लेफ्ट या रियर राइट। ओके, आगे, आगे का लेफ्ट, आगे का राइट, या पीछे का लेफ्ट या पीछे का राइट। सो अगर इनमें से किसी भी एक का आंसर दूसरों से अलग हुआ देन दिल नो कि ये झूठ बोल रहे हैं। सो दैट्स व्हाट वी कॉल प्रिजनर्स डायलेमा, कि आप अलग अलग रूम में बंद करके उनसे सेम सवाल पूछते हो, अगर दोनों का आंसर अलग हुआ दैट मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम इज लाइंग। ओके, so that's a famous prisoner dilemma problem. ठीक है। सो तो नाउ व्हाट विल डू इज इसी टाइप की प्रॉब्लम को मॉडल करेंगे एंड विल गिव इट सम नंबर सो दैट इसे सॉल्व करा जा सके। ओके, तो सिमिलर प्रिजनर डायलेमा सिचुएशन है कि पुलिस ने दो चोरों को पकड़ा एंड दे हैव स्टोलन, वन ऑफ देम हैज स्टोलन पेंटिंग्स। ठीक है। तो पकड़ा गया है उन्हें वॉलेट स्टील करने के लिए, जिसके लिए सिर्फ 1 साल की सजा एंड पेंटिंग्स चुराने की ज्यादा सजा है। तो बट इनके पास एविडेंस नहीं है, पुलिस वालों के पास दे हैव लैक ऑफ एविडेंस। ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस ये सिर्फ इन्हें 1 साल की सजा दिलवा सकते हैं। ओके, बट इन्हें शक है कि इनमें से किसी एक ने पेंटिंग्स भी चुराई हैं जिसकी सजा ज्यादा है। ओके, तो व्हाट दे वांट टू डू इज कि इन दोनों को अलग अलग रूम्स में डाल करके दे आर सेइंग कि अगर तुम मुझे बता दो कि दूसरे ने ऐसा किया है, इन दैट केस आपको छोड़ दिया जाएगा और उनको सजा हो जाएगी। ठीक है, दैट्स द सिचुएशन। तो लेट मी गिव नंबर्स टू दिस सिचुएशन। सी दिस। ओके, सो वी हैव टू प्लेयर्स हियर। एक का नाम है अजय एंड द अदर प्लेयर इज विजय। दोनों को
पुलिस हैज गिवन टू डिसीजंस टू मेक। या तो आप टेस्टिफाई करो, दूसरे के अगेंस्ट गवाही दो, या फिर वो टेस्टिफाई नहीं करेगा। सेम थिंग फॉर विजय। टेस्टिफाई मतलब पुलिस का गवाह बन जाओ, या डोंट टेस्टिफाई। ठीक है। अगर ये दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट टेस्टिफाई नहीं करते, तो उन्हें सिर्फ वॉलेट चुराने की क्राइम में 1-1 साल की सजा होगी। तो -1 फॉर बोथ ऑफ देम। 1 साल की सजा, दैट्स सम नेगेटिव यूटिलिटी। तो -1 जेल टाइम है ये। और अगर अजय ने टेस्टिफाई किया बट विजय ने टेस्टिफाई नहीं किया, विजय ने सोचा कि वो भी नहीं करेगा, मेरा दोस्त है, बट अजय ने टेस्टिफाई कर दिया, इन दैट केस अजय को छोड़ देंगे। उसको हो जाएगी 0 साल की सजा, तो अजय को छोड़ देंगे। एंड विजय को होगी 8 years की जेल। ठीक है। यहां पर क्या हुआ है, अजय ने टेस्टिफाई किया है, विजय ने टेस्टिफाई नहीं किया। यहाँ पर जो A, B है, ए इज फॉर, दिस इज कॉल्ड पे ऑफ। ए इज द जेल टाइम या पे ऑफ फॉर अजय। बी इज द पे ऑफ फॉर विजय, दूसरे प्लेयर के लिए। ओके। दिस इज पे ऑफ या रिवॉर्ड या जो भी है, यहाँ पर पे ऑफ फॉर अजय, एंड दिस इज फॉर पे ऑफ फॉर विजय। ठीक है। सिमिलरली, अगर विजय ने टेस्टिफाई किया और अजय ने नहीं किया, तो इन दैट केस अजय को छोड़ देंगे, सॉरी, इन दैट केस विजय को छोड़ देंगे और अजय को सजा हो जाएगी 8 years की। एंड लास्टली, अगर दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट टेस्टिफाई किया, तब दोनों को सजा हो जाएगी 3 साल की। ठीक है। सो दैट्स द सिचुएशन। इज द सिचुएशन क्लियर? आप थम्स अप पर क्लिक कर सकते हो, और यू कैन आस्क योर डाउट। ओके। ऑल राइट। तो गेम, जो गेम थ्योरी में ये जो गेम है, गेम के लिए आपको चाहिए क्या क्या होता है? फॉर एनी गेम यू नीड प्लेयर्स। फॉर एनी गेम देयर हैज टू बी सम सेट ऑफ एक्शंस, एंड फाइनली देयर हैज टू बी सम पे ऑफ्स। ओके। तो इन दिस सिचुएशन, दो प्लेयर्स हैं हमारे पास, अजय और विजय। इन दिस सिचुएशन देयर इज अ सेट ऑफ एक्शंस विच इज टेस्टिफाई या डोंट टेस्टिफाई। ये दो एक्शंस अवेलेबल है। एंड फाइनली देयर हैज टू बी सम पे ऑफ्स, लाइक प्लेयर्स के पास एक प्रेफरेंस होगी, हैव प्रेफरेंसेस ओवर गिवन एक्शंस। ठीक है। जैसे यहां पर पे ऑफ है, ये जेल टाइम 0, दिस इज अ पे ऑफ, दिस -8 जेल, 8 years की जेल, दैट्स अ पे ऑफ, जो भी फाइनल रिवॉर्ड या आउटकम है। ओके। तो दैट्स द पे ऑफ। जो हमने पहले भी गेम खेली थी, वहां पर भी यही था, जो हमने मैस्टिक वाली गेम खेली है। सी दिस, इन द मैस्टिक गेम, यहाँ दो प्लेयर थे, माही और रवित। राइट, दो प्लेयर्स। एक्शन क्या था, या तो आप एक मैच टिक चूज करोगे या दो मैच टिक चूज करोगे। इसके अलावा पे ऑफ यहां पर मैंने बनाया नहीं, वो बना सकते हैं कि हुएवर विंस, लूजर पेज ₹100। ठीक है। तो माही ओज मी ₹100 बिकॉज शी हैज लॉस्ट। ओके, सो दैट्स द पे ऑफ। ठीक है। तो किसी भी गेम में प्लेयर होने चाहिए, एक्शंस होने चाहिए और पे ऑफ होना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर ये जो आउटकम निकल कर आया वो ये हो गया, दैट्स -100, 100। कैसे? प्लेयर 2 रवित, उसे मिलेंगे 100। माही, शी लॉस्ट 100, तो -100, 100, दैट्स द आउटकम ऑफ दिस गेम।
ओके, सो गेटिंग बैक, तो इस दिस इज दिस इज कॉल्ड अ पे ऑफ मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है जहां पर पे ऑफ्स लिखे हुए हैं। अजय जो है उसे फर्स्ट प्लेयर या रो प्लेयर भी कहते हैं। यहाँ पर ये रो में खेल रहा है, इसके एक्शन जो है वो रोज में लिखे हुए हैं। रो वन में लिखा है टेस्टिफाई, रो टू में लिखा है डोंट टेस्टिफाई, इट इज ही इज अ रो प्लेयर। ये जो विजय है ही इज अ सेकंड प्लेयर और कॉलम प्लेयर। वो कन्वेंशन है कि जो कॉलम में लिखा होता है हम उसे सेकंड प्लेयर मानते हैं। ठीक है, जो रो में लिखा होता है हम उसे बाय कन्वेंशन वी कंसिडर हिम टू बी अ फर्स्ट प्लेयर। ओके, यहां पर हम निकालते हैं समथिंग कॉल्ड Nash equilibrium. There is a concept of Nash equilibrium which was given by John Nash. ठीक है, तो a Nash equilibrium is an action profile। अभी बात करेंगे एक्शन प्रोफाइल क्या होता है। is an action profile with the property that no player can do better by changing his or her action given the action of other player। और प्लेयर्स अगर मोर देन टू प्लेयर्स है तो फिर बचे हुए प्लेयर ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। अगर दो प्लेयर है तो अदर प्लेयर, अगर तीन प्लेयर है तो बाकी दो प्लेयर्स हो जाएंगे। तो एस मैंने ब्रैकेट में डाल दी। ठीक है, ये डेफिनेशन अभी समझते हैं, पहले एक्शन प्रोफाइल से शुरू करते हैं। नैश इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कोई भी प्लेयर बेटर नहीं हो सकता बाय चेंजिंग हिज और एक्शन। अगर दूसरा प्लेयर की जो एक्शन है वो सेम रहे, आप अगर अपना एक्शन चेंज करते हो तो उससे आपका जो पे ऑफ है वो बेटर नहीं होगा। लेट्स सी दिस। A1, दिस इज सेट ऑफ एक्शंस। तो प्लेयर वन के पास क्या क्या एक्शंस अवेलेबल है? टेस्टिफाई, डोंट टेस्टिफाई। प्लेयर टू के पास भी दो एक्शंस अवेलेबल है, टेस्टिफाई, डोंट टेस्टिफाई। इससे निकालते हैं हम एक्शन प्रोफाइल। आपने 9th 10th में पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। A1 एक सेट वन है और ये सेट टू है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। सो दैट गिव्स यू टी 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 डी डी टी या डी डी। ठीक है, एक एग्जांपल मैं क्विकली बता दूं आपको। लेट्स से एक सेट है 1 2, दूसरा सेट है 3 4। जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो क्या आता है? 1 3, 1 4, 2 3, 2 4। तो वैसे ही। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ these are action profiles। so this is a set of action profiles। इसके अंदर सारे एक्शन प्रोफाइल्स हैं। प्रोफाइलिंग कर लिया आपने। जैसे पहला एक्शन प्रोफाइल क्या है कि दोनों प्लेयर्स टेस्टिफाई कर रहे हैं। दूसरा प्रोफाइल क्या है कि पहला प्लेयर टेस्टिफाई कर रहा है, अजय टेस्टिफाई कर रहा है और विजय टेस्टिफाई नहीं कर रहा है। अजय टेस्टिफाई नहीं कर रहा है, विजय टेस्टिफाई कर रहा है। अजय और विजय दोनों टेस्टिफाई नहीं कर रहे। सो दीज आर द फोर एक्शन प्रोफाइल्स। ओके, तो इनमें से एक या एक से ज्यादा एक्शन प्रोफाइल्स नैश इक्विलिब्रियम हो सकती है बेस्ड ऑन द डेफिनेशन। तो अब डेफिनेशन चेक कैसे करनी है, वहां वापस जाते हैं।
नैश इक्विलिब्रियम निकालते हैं और फिर मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूं कैसे लग रही है उसके ऊपर। ओके, गेटिंग बैक। यहां मुझे निकालना है नैश इक्विलिब्रियम। तो व्हाट वी डू इज, आप एक एक करके दोनों प्लेयर्स के लिए निकालते हो बेस्ट रिस्पॉन्स, कि अगर विजय टेस्टिफाई करेगा तो अजय का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा। उसे टेस्टिफाई करना चाहिए या उसे टेस्टिफाई नहीं करना चाहिए। अगर विजय टेस्टिफाई करेगा, गेम आ जाएगी यहां पर। अजय अगर टेस्टिफाई करता है तो उसे मिलेगा -3। अजय अगर टेस्टिफाई नहीं करता है तो उसे मिलेगा -8। -3 और -8 में ऑब्वियसली -3 बेटर है। हम क्या करेंगे, एक डैश लगाएंगे उसके नीचे। ओके, अगर विजय टेस्टिफाई करता है और गेम यहां आ जाती है, अजय का जो पे ऑफ है वो ये है। टेस्टिफाई करने पर 3 साल की सजा, टेस्टिफाई ना करने पर 8 साल की सजा। तो ऑब्वियसली टेस्टिफाई करना बेटर है। सो व्हेन विजय टेस्टिफाइज, अजय के लिए बेस्ट रिस्पॉन्स है टेस्टिफाई करना। ओके, फिर अगर विजय टेस्टिफाई नहीं करता है, गेम आ जाती है यहां पर। अजय टेस्टिफाई करेगा तो 0, अजय टेस्टिफाई नहीं करेगा तो -1। ओके, तो ऑब्वियसली 0 जेल टाइम इज बेटर देन 1 ईयर ऑफ जेल। तो अब अजय का बेस्ट रिस्पॉन्स होगा टेस्टिफाई करना। तो अभी हमने अजय के बेस्ट रिस्पॉन्सेस निकाल लिए, गिवन द एक्शन ऑफ विजय। अब हम क्या करेंगे, अब हम विजय का बेस्ट रिस्पॉन्स निकालेंगे। बिफोर दैट, कोई क्वेश्चन है यहां पर? बेस्ट रिस्पॉन्स कैसे निकाला, समझ में आ गया? अजय का बेस्ट रिस्पॉन्स क्लियर है? ओके, एक काम करते हैं, विजय के बेस्ट रिस्पॉन्स निकाल लेते हैं, फिर आपको हो सकता है अजय वाला क्लियर हो जाए। नहीं होता तो फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, देखो, अगर अजय टेस्टिफाई करता है, गेम आ जाएगी यहां पर, राइट, क्योंकि अजय टेस्टिफाई कर रहा है। विजय के पास दो ऑप्शन है, टेस्टिफाई करना या टेस्टिफाई ना करना। अगर विजय टेस्टिफाई करता है, उसका पे ऑफ दूसरे वाला है, बी वाला। टेस्टिफाई करेगा -3, टेस्टिफाई नहीं करेगा -8। -3 इज मोर देन -8। 3 साल की जेल 8 साल की जेल से बेटर है। तो विजय का बेस्ट रिस्पॉन्स होगा टेस्टिफाई कर लेते हैं। ओके, अगर अजय टेस्टिफाई नहीं करता, गेम आ जाती है यहां पर। विजय के पास दो ऑप्शन है, टेस्टिफाई करेगा 0, टेस्टिफाई नहीं करेगा -1। 0 इज बेटर देन -1। सो विजय चूज करेगा, सॉरी, टेस्टिफाई करना, विच इज इट। ओके, सो नोटिस दैट इस पे ऑफ में दोनों कंपोनेंट्स के नीचे डैश लगा हुआ है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स। यहां पर आपके बेस्ट रिस्पॉन्सेस इंटरसेक्ट कर गए। अजय टेस्टिफाई कर रहा है, विजय भी टेस्टिफाई कर रहा है, ये म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स है। दिस इज अ म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स, और इसी को हम कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम। ये क्यों है नैश इक्विलिब्रियम? बिकॉज यहां पर अगर कोई भी अपना एक्शन चेंज करने की कोशिश करेगा, ओके, तो उल्टा उसका पे ऑफ कम हो रहा है। बट सो फार निकाला कैसे, क्लियर है? फिर आगे बात करते हैं। यहां पर टेस्टिफाई कॉमा टेस्टिफाई इज दी नैश इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन समझते हैं और देखते हैं कि ये नैश इक्विलिब्रियम क्यों है। एक ऐसा एक्शन प्रोफाइल जहां पर कोई भी प्लेयर बेटर नहीं कर सकता बाय चेंजिंग हिज और एक्शन गिवन द एक्शन ऑफ अदर प्लेयर। ओके, देखो,
अगर विजय टेस्टिफाई कर रहा है गिवन द एक्शन ऑफ अदर प्लेयर, अजय भी टेस्टिफाई कर रहा है, दैट्स द नैश इक्विलिब्रियम। अगर अजय टेस्टिफाई की जगह डोंट टेस्टिफाई पर मूव कर जाए, विजय का चेंज नहीं करेंगे, गिवन द एक्शन ऑफ विजय, अजय अगर चेंज करता है तो क्या होगा? अजय -3 से -8 पर आ जाएगा, एंड ऑब्वियसली -8 इज लेस देन -3। अगर अजय चेंज करने की कोशिश कर रहा है तो उल्टा उसका पे ऑफ कम हो रहा है। ओके, ठीक है, ये हो गया अजय के लिए। तो यहां पर अजय डेविएट करने की कोशिश नहीं करेगा। व्हाट अबाउट विजय? इस म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स में, टीटी में, टेस्टिफाई टेस्टिफाई में, अगर विजय गिवन द एक्शन ऑफ अजय, अगर अजय टेस्टिफाई कर रहा है, विजय टेस्टिफाई की जगह डोंट टेस्टिफाई पर डेविएट कर ले, तो वो भी -3 से -8 पर आ रहा है, उसका भी पे ऑफ कम हो रहा है, तो वो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए ये -3, यहां पर आपको नैश इक्विलिब्रियम मिल रहा है, क्योंकि यहां पर कोई भी प्लेयर अपना एक्शन बदलने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उल्टा उनका पे ऑफ कम हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज अ म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स। ओके, तो हियर ये दोनों को 3-3 साल की जो सजा हुई, दैट्स द आउटकम ऑफ दिस गेम। टेस्टिफाई, कॉमा टेस्टिफाई, दिस action profile is Nash equilibrium, and -3 comma -3, that's Nash equilibrium outcome. ओके, एक्शन प्रोफाइल जहां पर बेस्ट, जहां म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स मिला है, उसे हम कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम, और वहां पर जो आपको आउटकम मिल रहा है, दैट्स द दैट्स द रिजल्ट, दैट्स द नैश इक्विलिब्रियम आउटकम। इज इट फाइन? ओके, ओके, देर इज अ डाउट कि -1 कॉमा -1, ये यहां पर आपको नैश इक्विलिब्रियम क्यों नहीं मिला, ऑल्दो इट इज बेटर? द थिंग इज दैट्स व्हाट प्रिजनर डायलेमा गेम इज ऑल अबाउट, दो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन है कि अपने आप को बचाने के चक्कर में दोनों ने टेस्टिफाई कर दिया। तो दोनों को शक था कि दूसरा प्लेयर, अगर मैं टेस्टिफाई ना करूं और दूसरे ने कर दिया, तो मुझे उल्टा 8 साल की सजा हो जाएगी। ओके, उस डर की वजह से दोनों ने ही टेस्टिफाई कर दिया। ठीक है, अगर वो दोनों कोल्यूड कर लेते, मतलब अगर उन दोनों को अलग अलग रूम में डालने से पहले उन्होंने अगर आपस में बात कर ली होती कि ना तू बोलेगा ना मैं बोलूंगा, तो अगर कोल्यूड करते तो वो दोनों 1-1 साल की सजा पर आ जाते। ओके, बट दोनों में डर था कि दूसरा प्लेयर अगर टेस्टिफाई उसने कर दिया और मैंने नहीं किया, तो उल्टा मुझे 8 साल की सजा हो जाएगी, ड्यू टू विच म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स यहां पर आया। ठीक है, इज इट फाइन? एनी अदर क्वेश्चंस? All right. So tomorrow there will be a demo lecture for mathematics. ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट वीक से हम कोर्स स्टार्ट कर देंगे। जो कोर्स अभी जो स्टार्ट हो रहा है, दैट विल बी जो सिलेबस फिनिश करने की डेट रहेगी, दैट वुड बी 30th नवंबर। ओके, नवंबर एंड या दिसंबर मिड में, और दिसंबर मिड विल बी डन विद द कोर्स। डिस्कशन चलते रहेंगे, डाउट्स, मॉक टेस्ट सीरीज, वो सब चलता रहेगा। ओके, तो एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एंड you can start your enrollment process. So if you are interested, you can message me on this number. I'll guide you with the enrollment process.
ठीक है. So this is going to be a more than 1 year course because फेब में स्टार्ट हो रहा है. एंड इट्स बेटर बिकॉज आप आईआईटी जैम के लिए टाइमली प्रेप कर सकते हो इफ यू स्टार्ट इन फेब्रुअरी. ओके. और जो कोर्स की वैलिडिटी है दैट स्टिल ऑल द एंट्रेंस एग्जाम्स आर ओवर. सो जून तक सारे एंट्रेंस एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं. अगर उसके बाद भी कोई एंट्रेंस एग्जाम हुआ देन कोर्स विल स्टिल बी देयर. ओके. तो आपको उसके लिए कुछ मतलब ऐसा एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है. तो जब तक सारे एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते 2026 के, तब तक आपके पास कोर्स अवेलेबल रहेगा. उसके अंदर की सारी पीडीएफ रिकॉर्डिंग्स टेस्ट वो सब अवेलेबल रहेंगे. ओके. सो दैट्स इट इज ओके. एंड कोई भी आपको डाउट हो यू कैन मैसेज मी. सो आज विच इज 7th Feb एंड 8th Feb, these दिस इज ये डेमो लेक्चर के डेज हैं. एंड देन नेक्स्ट वीक लेट मी सी द डेट. मंडे से विच इज 10th, नॉट 10th, 17th. तो 17th Feb मंडे से विल स्टार्ट द कोर्स फॉर्मली. Lectures will be from Monday to Saturday, 6:30 p.m. ठीक है. सो इन दिस फ्रॉम टुडे टिल 17th आप एनरोल कर सकते हो. ठीक है.